हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रदर पॉडकास्ट में। मेरा नाम है भाविन और अब से हम जानेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। ये पार्ट पहला है। तो हम जानते हैं बाबर के बारे में। ज़हीर उद दीन मोहम्मद बाबर 14 फरवरी 1483, 24 दिसंबर 1430 जो बाबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, एक मुगल शासक था जिसका मूल मध्य एशिया था। वह भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। वो तैमूर लंग का परपोता था। विश्वास रखता था कि चंगेज खान उसके वंश का पूर्वज था। मुबियान नामक पद शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। राज्यकाल था उसका 1526 से लेकर 1530 तक। जन्म 1483, फरगना घाटी। मृत्यु 26 दिसंबर 1530। दफन प्रथमगत आगरा, फिर काबुल। पूर्वाधिकारी कोई नहीं, उत्तराधिकारी हुमायूं। प्रारंभिक जीवन। बाबर का जन्म फरगना घाटी के अंद्रीजान नामक शहर में हुआ था, जो अब उज़्बेकिस्तान में है। वो अपने पिता उमर शेख मिर्जा, जो फरगना घाटी के शासक थे तथा जिसको उसने एक ठिगने कद के तगड़े जिस्म, मार्शल चेहरे तथा गोल दाढ़ी वाले व्यक्ति के रूप में वर्णित किया है, तथा माता कुतलुग निगार खानम का ज्येष्ठ पुत्र था। हालांकि बाबर का मूल मंगोलिया के बडलास कबीले से संबंधित था। उस पर कबीले के लोगों पर फारसी तथा तुर्क जनजीवन का बहुत असर रहा था। वे इस्लाम में परिवर्तित हुए तथा उन्होंने तुर्किस्तान को अपना वासस्थान बनाया। बाबर की मातृभाषा चगताई भाषा थी, पर फारसी, जो उस समय पर स्थान की आम बोलचाल की भाषा थी, में भी वो प्रवीण था। उसने चागताई में बाबरनामा के नाम से अपनी जीवनी लिखी। मंगोल जाति, जिसे फारसी में मुगल कहते थे, का होने के बावजूद उसकी जनता और अनुचर तुर्क तथा फारसी लोगों के थे। उसकी सेना में तुर्क फारसी वस्तुओं के अलावा बल्लार्स तथा मध्य एशियाई कबीले के लोग भी थे। कहा जाता है कि बाबर बहुत ही तगड़ा और शक्तिशाली था। ऐसा भी कहा जाता है कि सिर्फ व्यायाम के लिए वो दो लोगों को अपने दोनों कंधों पर लाद कर उन्नयन ढाल पर दौड़ लेता था। लोक कथाओं के अनुसार बाबर अपने राह में आने वाली सभी नदियों को पार करता था। उसने गंगा को 2 बार तैर कर पार किया। नाम। बाबर के चचेरे भाई मिर्जा मुहम्मद हैदर ने लिखा है कि उस समय जब चागताई लोग असभ्य तथा असंस्कृत थे, तब उन्हें ज़हीर उद दीन मोहम्मद का उच्चारण कठिन लगा। इस कारण उन्होंने इसका नाम बाबर रख दिया। सैन्य जीवन। सन 1494 में 12 वर्ष की आयु में ही उसे फरगना घाटी के शासक का पद सौंपा गया। उसके शासकों ने इसी स्थिति का फायदा उठाया और बाबर को गद्दी से हटा दिया। कई सालों तक उसने निर्वासन में जीवन बिताया। जब उसके साथ कुछ किसान और उसके संबंधी थे, 1497 में उसने उम्बेज शहर समरकंद पर आक्रमण किया और 7 महीनों के बाद उसे जीत भी लिया। इसी बीच जब वह समरकंद पर आक्रमण कर रहा था, तब उसके एक सैनिक सरंगना ने फरंगना पर अपना आधिपत्य जमा लिया। जब बाबर इस पर वापस अधिकार करने फरंगना आ रहा था, तो उसकी सेना में समरकंद में उसका साथ छोड़ दिया, जिसके फलस्वरूप समरकंद और फरंगना दोनों उसके हाथों से चले गए। सन 1401 में उसने समरकंद पर पुनः अधिकार कर लिया। पर जल्द ही उसे उज़्बेक खान मोहम्मद साहिबानी ने हरा दिया और इस तरह समरकंद, जो उसके जीवन की एक बड़ी ख्वाहिश थी, उसके हाथों से फिर वापस निकल गया। सॉरी गाइस, यहाँ पे 1501 था, मैंने गलती से 1401 बोल दिया, इसलिए सॉरी। फरगना से अपने चंद वफादार सैनिकों के साथ भागने के बाद अगले दिन सालों तक
उसने अपनी सेना बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। इस क्रम में उसने बड़ी मात्रा में बडख्शान प्रांत के ताजिकों को अपनी सेना में भर्ती किया। सन 1504 में हिंदू कुश की फर्जीली चोटियों को पार करके उसने काबुल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। नए साम्राज्य के मिलने से उसने अपनी किस्मत के सितारे खुलने के सपने देखे। कुछ दिनों के बाद उसने हेरात के एक तैमूर वंशी हुसैन बेकरह, जो कि उसका दूर का रिश्तेदार भी था, के साथ मोहम्मद साहिबानी के विरुद्ध सहयोग की संधि की। पर 1506 के हुसैन की मृत्यु के कारण ऐसा नहीं हो पाया और उसने हेरात पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। पर 2 महीनों के भीतर ही साधनों के अभाव में उसे हेरात छोड़ना पड़ा। अपनी जीवनी में उसने हेरात को बुद्धिजीवियों से भरे शहर के स्वरूप में वर्णित किया है। वहाँ पर उसे उइगुर कवि मीर अली शाह नवाई की रचनाओं के बारे में पता चला, जो शागदाई भाषा को साहित्य की भाषा बनाने के पक्ष में थे। शायद बाबर को अपनी जीवनी शागदाई भाषा में लिखने की प्रेरणा उन्हीं से मिली होगी। काबुल लौटने के 2 साल के भीतर ही एक और सरंगना के उसके खिलाफ विद्रोह किया और उसे काबुल से भागना पड़ा। जल्दी ही उसने काबुल पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इधर सन 1510 में फारस के शाह इस्माइल प्रथम, जो सफीवी वंश का शासक था, ने मोहम्मद साहिबानी को हराकर उसकी हत्या कर डाली। इस स्थिति को देखकर बाबर ने हेरात पर पुनः नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद उसने शाह इस्माइल प्रथम के साथ मध्य एशियाई पर मिलकर आधिपत्य जमाने के लिए एक समझौता किया। शाह इस्माइल की मदद के बदले में उसने साफवियों की श्रेष्ठता स्वीकार की तथा खुद एवं अपने अनुयायियों को साफवियों की प्रभुता के अधीन समझा। इसके उत्तर में शाह इस्माइल ने बाबर को उसकी बहन खानजदा से मिलाया, जिसे साहिबानी, जिसे शाह इस्माइल के हाल ही में हरा कर मार डाला था, ने कैद में रखा हुआ था और उससे विवाह करने की बलात् कोशिश कर रहा था। शाह ने बाबर को ऐश को आराम तथा सैन्य हितों के लिए पूरी सहायता दी, जिसका जवाब बाबर ने अपने को शिया परंपरा में ढाल कर दिया। उसने शिया मुसलमानों के स्वनुरूप वस्त्र पहनना आरंभ किया। शाह इस्माइल के शासनकाल में फारस शिया मुसलमानों का गढ़ बन गया और वो अपने आप को 7वें शिया इमाम मूसा अल काज़िम का वंशज मानता था। वहाँ सिक्के शाह के नाम से बढ़ते थे तथा मस्जिद में खुतवे शाह के नाम से पढ़े जाते थे। हालांकि काबुल में सिक्के और खुतवे बाबर के नाम से ही थे। बाबर समरकंद का शासन शाह इस्माइल के सहयोगी की हैसियत से चलाता था। शाह की मदद से बाबर ने बुखारा पर चढ़ाई की। वहाँ पर बाबर एक तैमूर वंशी होने के कारण लोगों की नज़र में उज़्बेकों में मुक्तिदाता के रूप में देखा गया और गांव के गांव उसको बधाई देने के लिए खाली हो गए। इसके बाद फारस के शाह की मदद को अनावश्यक समझकर उसने शाह की सहायता लेनी बंद कर दी। अक्टूबर 1511 में उसने समरकंद पर चढ़ाई की और एक बार फिर उसने अपने अधीन कर लिया। वहाँ भी उसका स्वागत हुआ और एक बार फिर गांव उसको बधाई देने के लिए खाली हो गए। वहाँ सुन्नी मुसलमानों के बीच वह शिया वस्त्रों में एकदम अलग लग रहा था। हालांकि उसका शिया उन्निया सिर्फ शाह इस्माइल के प्रति साम्यता को दर्शाने के लिए थी। उसने अपना शिया स्वरूप बनाए रखा। यद्यपि उसने फारस के शाह को खुश करने के हेतु सुन्नियों का नरसंहार नहीं किया, पर उसने शिया के प्रति आस्था भी नहीं छोड़ी, जिसके कारण जनता में उसके प्रति भारी अनास्था की भावना फैल गई। इसके फलस्वरूप 8 महीनों के बाद उज़्बेकों में मकरचंद पर फिर से अधिकार कर लिया। उत्तर भारत पर चढ़ाई। दिल्ली सल्तनत पर
खिलजी राजवंश के पतन के बाद अराजकता की स्थिति बनी हुई थी। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद सैयदों ने स्थिति का फायदा उठाकर दिल्ली की सतह पर आधिपत्य कायम कर लिया। तैमूर लंग के द्वारा पंजाब का शासक बनाए जाने के बाद खिज़्र खान ने इस वंश की स्थापना की थी। बाद में लोदी राजवंश के अफगानों के सैयदों को हराकर सत्ता हथिया ली थी। इब्राहिम लोदी। बाबर को लगता था कि दिल्ली सल्तनत पर फिर से तैमूर वंशियों का शासन होना चाहिए। एक तैमूर वंशी होने के कारण वो दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करना चाहता था। उसने सुल्तान इब्राहिम लोदी को अपनी इच्छा के अवगत कराया। स्पष्टीकरण चाहिए। इब्राहिम लोदी के जवाब नहीं आने पर उसने छोटे छोटे आक्रमण करने आरंभ कर दिए। सबसे पहले उसने कंधार पर कब्जा किया। इधर शाह इस्माइल को तुर्कों के हाथों भारी हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध के बाद शाह इस्माइल तथा बाबर दोनों ने बारूदी हथियारों की सैन्य महत्ता समझते हुए इसका उपयोग अपनी सेना में आरंभ किया। इसके बाद उसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया। पानीपत में लड़ी गई इस लड़ाई को पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना के सामने बहुत छोटी थी, पर सेना में संगठन के अभाव में इब्राहिम लोदी पर युद्ध बाबर से हार गया। इसके बाद दिल्ली की सत्ता पर बाबर का अधिकार हो गया और उसने सन 1526 में मुगल वंश की नींव डाली। राजपूत। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत काफी संगठित तथा शक्तिशाली हो चुके थे। राजपूतों ने एक बड़ा सा क्षेत्र स्वतंत्र कर लिया था और वे दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहते थे। बाबर की सेना राजपूतों की आधी भी नहीं थी। 17 मार्च 1527 में खानवा की लड़ाई राजपूतों तथा बाबर की सेना के बीच लड़ी गई। राजपूतों पे जीतना निश्चित लग रहा था, पर युद्ध के दौरान तोमरों ने राणा सांगा का साथ छोड़ दिया और बाबर से जा मिले। इसके बाद राणा सांगा को भागना पड़ा और एक आसान सी लग रही जीत उसके हाथों से निकल गई। इसके एक साल के बाद किसी मंत्री द्वारा जहर खिलाने के कारण राणा सांगा की मौत हो गई और बाबर का सबसे बड़ा डर उसके माथे से टल गया। इसके बाद बाबर दिल्ली की गद्दी का अविवादित अधिकारी बन गया। आने वाले दिनों में मुगल वंश ने भारत की सत्ता पर 300 सालों तक राज किया। बाबर के द्वारा मुगल वंश की नींव रखने के बाद मुगलों ने भारत की संस्कृति पर अपना अमिट छाप छोड़ी। खानवा का युद्ध 1527 में मेवाड़ के शासक राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी ने राणा का साथ दिया था। उसमें राणा सांगा की हार हुई थी और बाबर की विजय हुई थी। यही से बाबर ने भारत में रहने का निश्चय किया। इस युद्ध में ही प्रथम बार बाबर ने धर्मयुद्ध बेहाद का नारा दिया। इसी युद्ध के बाद बाबर ने गाजी अर्थात दानी की उपाधि ली थी। अंतिम दिन। कहा जाता है कि अपने पुत्र हुमायूं के बीमार पड़ने पर उसने अल्लाह से हुमायूं को स्वस्थ करने तथा उसकी बीमारी खुद को दिए जाने की प्रार्थना की थी। इसके बाद बाबर का स्वास्थ्य बिगड़ गया और अतः वो 1530 में 48 वर्ष की उम्र में मर गया। उसकी इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, पर पहले उसे आगरा में दफनाया गया। लगभग 9 वर्षों के बाद हुमायूं ने उसकी इच्छा पूरी की और उसे काबुल में दफना दिया। थैंक यू गाइस कहानी सुनने के लिए, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।